हेलो एंड नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप लोग। तो यूपीएससी का एग्जाम हो चुका है और इस बार मुझे यूपीएससी के एग्जाम में पॉलिटी के सवाल ढूंढने पड़े कि कहाँ है पॉलिटी के सवाल। इतने लंबे लंबे सवाल एग्जाम में आए और पॉलिटी के सवाल कैसे सवाल हैं एक बार जरा देख लेते हैं। जब दुनिया सब लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं कि इस बार यूपीएससी का पेपर टॉप लेवल का है, तो देखते हैं कि हम जो क्लास में पढ़ते हैं क्या उससे सवाल इसमें आए हैं या नहीं आए हैं। सवाल बहुत टफ है या एक हवा बन रहा है, एक बार देखते हैं। चलो देखो, सवाल ना बहुत लंबा है। पहला जो सवाल है ना, कम्युनिकेशन बेस्ड सवाल है, यानी कम्युनिकेशन किया गया दो लोगों के बीच में। देखो, एक एक्स है और एक बाई है। एक्स और बाई एक संगोष्ठी यानी एक प्रकार से आप ये कह सकते हो एक सेमिनार में जाते हैं, ठीक है। दोनों भाई आपस में बात कर रहे हैं। तो एक्स भाई क्या कहता है? एक्स कहता है कि देखो भाई, एक्स कहता है कि अनुच्छेद 13 में यथा उपनिषद विधि शब्द के अर्थ पर एक संगोष्ठी संबोधित कर रहा था। एक्स ने स्पष्ट किया कि भारत के संविधान में विधि शब्द का अर्थ अत्यधिक व्यापक है। एक्स कहता है कि हमारे संविधान में ना जो विधि नाम का वर्ड है ना आर्टिकल 13 में, उसका बड़ा व्यापक अर्थ है, यानी बड़ा ही उसका कॉम्प्रिहेंसिव जो है एक प्रकार से आप कह सकते हो उसका अर्थ है। ये ऐसे करके क्या करता है, ये बता देता है कि बड़ा ही कॉम्प्रिहेंसिव उसका मीनिंग है, बड़ा ही कॉम्प्रिहेंसिव उसका मीनिंग है। डन। एक्स कहता है कि उसके अंदर क्या क्या है। एक्स कहता है कि उसके अंदर देखो अध्यादेश आते हैं, ऑर्डिनेंस, ऑर्डर आते हैं, आदेश, नियम आते हैं, विनिमय आते हैं, ये सब शामिल होते हैं। बिल्कुल हमने सही पढ़ा है। आर्टिकल 13 के अंदर आप देखेंगे तो लॉ जो टर्म है उसके अंदर आप देखेंगे कॉम्प्रिहेंसिव मीनिंग है और उसके अंदर आपको रूल्स मिलेंगे, रेगुलेशंस मिलेंगे, ऑर्डिनेंस मिलेंगे, ऑर्डर्स मिलेंगे। एक्स बिल्कुल ठीक बात कह रहा है। अब बाई क्या कहता है? बाई कहता है, बाई पॉइंटेड आउट करता है कि भाई सुन एक्स, सुन। कहता है भाई एक्स सुन। क्या कहता है? अनुच्छेद 13 में विधि शब्द के अंतर्गत भारत के राज्य क्षेत्र में विधि का बल रखने वाली रूढ़ी या प्रथा भी आती है, ये भी इसके अंदर शामिल है। अब बात तो एकदम सही कह रहा है। आपने आर्टिकल 13 में जब लॉ की डेफिनेशन पढ़ी है ना, तो आप उसे पढ़ते हो कि लॉ की डेफिनेशन में क्या है, तो उसमें साफ तौर पे बनाया कि ऑर्डिनेंस है, ऑर्डर है, ऑर्डिनेंस है, ऑर्डर है, रूल है, ये सारी की सारी चीजें आती है, कस्टम्स आते हैं, सब कुछ उसके अंदर आता है। तो एक्स भी सही कह रहा है, बाई भी सही कह रहा है, लेकिन जो लास्ट वर्ड है ना ले, जिससे एक्स सहमत नहीं था। अब एक्स ये कह रहा है कि यार बाई, तूने जो कहा ना ये बात सही नहीं है, यानी कस्टम वाली जो बात कही ना बाई ने, उस बात से एक्स एग्री नहीं करता। देखो साफ तौर पे लिखा है कि एक्स जो है इस बात को लेकर कन्विंस नहीं होता। तो इन दोनों में कौन सही है? दोनों ही सही है, लेकिन एक्स ने अपनी सारी बात जब खराब कर दी, जब एक्स ने यूं कह दिया कि भाई जो तूने कहा है ना ये कस्टम वाली बात, इससे मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं। सारा गेम एक्स ने बनाया था यहां से लेकर यहां तक, लेकिन एक्स ने लास्ट में जब कह दिया कि भाई मैं तेरी बात से सेटिस्फाइड नहीं हूं, तो एक्स ने अपना गेम खराब कर दिया। इसीलिए इसका जो आंसर होगा ना, ये एक्स और बाई दोनों सही वाला विचार ठीक नहीं होगा। बहुत जगह ऐसा हो सकता है, आपने देखा होगा कि इसे लोग सही मान रहे हैं, इसमें केवल बाई ठीक है, क्योंकि साफ तौर पे इसमें ये कह रहा है कि एक्स इससे सहमत नहीं था, एक्स मना कर रहा है। एक्स तो वैसे भी खराब ही हो जाते हैं, लास्ट में एक्स ने अपनी बात का जो है एक प्रकार से जो मान लो खराब कर दिया। अगला वाला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कहता है आपके बीच में, देखो, भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित खतरों पर विचार कीजिए। आपसे पूछ रहा है आपको विचार करने, अगला जो सवाल है आपसे विचार करवा रहा है कैसे कैसे आपके बीच में क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है देखो, भारत के संविधान में ऐसा कोई भी अनुच्छेद नहीं है जो निश्चित करता हो कि भारत के संविधान को आधिकारिक रूप से भारत का संविधान कहा जाएगा। यानी कह रहा है हमारे संविधान में ऐसा कोई आर्टिकल ही नहीं है जो ये बताता हो कि भारत के संविधान को भारत का संविधान कहा जाएगा। अरे ये बात मैंने आपको ना कई बार शॉर्ट टाइटल्स में पढ़ाई है लास्ट में कि भाई भारत के संविधान को भारत का संविधान कहते हैं। जैसे जर्मनी के संविधान को वेम्बर कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, वैसे भारत के संविधान को भारत का संविधान कहते हैं। ये वाली बात आर्टिकल 394 में लिखी है, 393 में लिखी है, और ये कह रहा है कहीं लिखा हुआ नहीं है। तो भैया ऐसी बात नहीं है, लिखा हुआ है गुरु, लिखा हुआ है। अगला, भारत के संविधान में ऐसा कोई भी अनुच्छेद नहीं है जो वर्णित करता है कि भारतीय संविधान अधिनियम 1947 और भारत सरकार अधिनियम 1935 ऑफ इंडिया को निरसित किया गया है। यानी जो 1947 का अधिनियम आया था और गवर्नमेंट ऑफ एक्ट इंडिया एक्ट 1935 जो आया था ना, ये दोनों खत्म हो गए, इन दोनों को रिपील कर दिया गया। ये वाली बात हमारे संविधान के एकदम लास्ट आर्टिकल 395 में लिखी है। 393, 94, 95 ने तीनों पूछ लिए शॉर्ट टाइटल्स वाले जो आर्टिकल्स है हमारे लास्ट।
देयर इज ए नो आर्टिकल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दैट मेंशन 26 जनवरी 1950 इज द डेट ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये वाली बात जो है ना, ये वाली बात भी हमारे संविधान के आर्टिकल 394 394 में लिखी है। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है, इसने तीनों गलत कर दिए। समझना आपको कैसे, 393, 95 और 94 तीनों आर्टिकल इसने पूछ लिए। आंसर क्या होगा? सभी कथन सही है? नहीं, कोई भी कथन सही नहीं है, कोई भी कथन इसमें से सही नहीं है। देयर इज ए नो करेक्ट स्टेटमेंट, क्योंकि इसने सब में नो लगा दिया है। यहां भी इसने नो लगाया है कि भैया कहीं बताया नहीं गया, इसने यहां भी नो लगाया है और इसने यहां पर भी क्या लगाया है? नो लगाया है। तो ऑल स्टेटमेंट जो है, जिसके सारे के सारे जो सवाल है वो सारे के स्टेटमेंट इसके गलत है। अगला सवाल देखो क्या कहता है। भारत में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के संबंध में विचार कीजिए, कथन पूछ लिए। ये बहुत ही ज्यादा ट्रिकी और कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। सवाल ये भी आसान है, बहुत टफ नहीं है सवाल, आप गौर करो इसको। देखो, भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम है। तो मैंने आपको कई बार पढ़ा है एटीएम वाली बात जो पढ़ाई है ना, और आप जानते हैं कि एटीएम वाली जो बात लिखी हुई है ना हमारे संविधान में, एटीएम स्क्वायर जो हम पढ़ते हैं ना, एटीएम वाला जो पॉइंट हमारे संविधान में लिखा हुआ है, ये कहां लिखा हुआ है? यानी जो एटीएम वाला पॉइंट है ये कहां लिखा हुआ है? एटीएम वाला पॉइंट हमारे संविधान में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 6ठी अनुसूची में लिखा है। कहां लिखा है? 6 शेड्यूल में लिखा है, 6ठी अनुसूची में लिखा हुआ। और यहां पर क्या बात कर रहा है? 5वीं की बात कर रहा है। तो सीधी बात है, क्या हो गया? ये आपका गलत हो गया, पहला वाला गलत हो गया। दूसरा, भारत में कुछ जनजातियों का कथवत आय पर कर भुगतान के छूट का दावा करने की हकदार है। ये बात देखो सही है कि हमारे कंट्री में इनकम टैक्स जो एक्ट है ना, उस एक्ट की धारा है 10th, और उसमें कुछ जनजातियों को एक्सेप्शन दिया गया है। ये वाली बात आप ऐसे पकड़ सकते थे, जब आप 5वीं छोटी 6वीं जो पढ़ोगे ना, तो वहां थोड़ा सा आपको देखने को मिल जाएगा कि भाई एक्सेप्शन के रूप में मानी जा सकती है, आपके दिमाग में आ सकता था। ये तो कोई बच्चा कोड देगा कि सर ये गलत है। सबको पता है कि 6ठी अनुसूची में दिया गया एटीएम स्क्वायर, सबको पता है ये बात। अगला वाला, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड फॉर रिजर्वेशन फॉर सीट्स इन द पंचायत फॉर वुमेन बिलोंगिंग टू द शेड्यूल कास्ट एंड द शेड्यूल ट्राइब्स। ये कह रहा है कि पंचायतों में अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। बिल्कुल सही बात कह रहा है, आर्टिकल 243D में आरक्षण है महिलाओं के लिए। तो दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट 100% आपके सही है। अब कथन देखो क्या कह रहा है। 2 कथन सही है जिसमें 2 सम्मिलित है, सही बात है। 2 कथन सही जिसमें 1 कथन सम्मिलित है, 1 गलत है। केवल 1 कथन सही है, ये भी गलत है। तीनों सही है, ये भी गलत। तो आंसर क्या होगा आपका? आंसर हो जाएगा आपका पहला वाला। इसका सबसे जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा है? नंबर 1 जो है, इसका एकदम करेक्ट आंसर आपको देखने को मिल चुका है इस क्वेश्चन का। इसका सही आंसर है पहले वाला। अगला सवाल देखें एक बार हम लोग। भारत की संसद में सदस्यों द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्नों को पर विचार कीजिए। यानी ये बात कर रहा है जो पार्लियामेंट में सवाल पूछे जाते हैं ना हमारे, स्टार्ट क्वेश्चन, अनस्टार्ट क्वेश्चन, आप लोग जानते हैं, उन सवालों के बारे में क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो मैंने आपको 3 प्रकार के प्रश्न आपको जनरली पढ़े होंगे आप लोगों ने, तारांकित, अतारांकित तो शॉर्ट नोटिस क्वेश्चंस। पढ़े नहीं पढ़े? पढ़े सर। देखो क्या है, अतारांकित प्रश्न ऐसे प्रश्न है जिन पर कोई सदस्य सदन में मौखिक उत्तर चाहता है। देखो आप ये जानते हो जिन क्वेश्चनों पे स्टार नहीं लगता ना, उनका जवाब ना, मैंने कितनी बार आपको बताया कि वो लिखित तौर पे दिया जाता है, और लिखित वालों का कोई मौखिक क्वेश्चन आंसर दे नहीं सकता, क्योंकि जो बात लिखकर पूछी, किसी ने हमसे खत पूछा तो उसका जवाब खत में ही देंगे ना सनम। ठीक है, तो ये तो हो गया गलत। स्टार क्वेश्चन आर दोज व्हिच मेंबर्स डिजायर रिटन आंसर। उल्टा कह रहा है कि जो तारांकित सवाल है ना, उनका आंसर लोग मौखिक चाहते हैं। अरे भैया, जिस पे लग गया स्टार उसमें दिल से दिल की बात होती है, और दिल से दिल की बात आमने सामने होती है। पढ़ा है नहीं पढ़ा है आपको? बहुत बेसिक सी सवाल है कि भैया तारांकित जो सवाल होते हैं उनका जो जवाब है वो कैसा होता है? वो ओरली होता है, और उसमें पूरक प्रश्न पूछे जाएंगे जिसका जवाब ओरल होगा। बड़ी सिंपल सी बात है। थर्ड वाला क्या कह रहा है? किसी अतारांकित प्रश्न पर कोई अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछा जा सकता। कह रहा है नो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड ऑन अनस्टार्ड क्वेश्चन। कह रहा है किसी अतारांकित प्रश्न पर कोई अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछा जा सकता। यह बात एकदम सही बात कह रहा है। देखो, किसी तारांकित प्रश्न पर जो स्टार्ट क्वेश्चन होगा, तो तारांकित पर आप पूछ सकते हो स्टार्ट क्वेश्चन, लेकिन अतारांकित जो है, जो अनस्टार्ड है, बेकार है, उसका जवाब कैसा होगा? उसका जो जवाब आएगा, उसका बड़ी सिंपल सी बात है, उसका जवाब वो कैसा मिलेगा? उसका जवाब आपको मिलेगा लिखित। जब उसका जवाब लिखित मिलेगा तो आप उसके ऊपर अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं। ये एकदम सही कह रहा है,
ये स्टेटमेंट इसका एकदम 100% कैसा है, करेक्ट है। सभी कथन सही है, गलत। दो कथन सही है, गलत। केवल एक कथन सही है, ये वाला आंसर इसका एकदम सही है। सी इज द करेक्ट आंसर। केवल एक कथन इसका सही है, बाकी कथन इसके कैसे हो गए, गलत हो गए मेरे प्यारे बच्चों। अगले सवाल को देखते हैं, चलो। भारत का संसद अनुसूचित जातियों और जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के बारे में कथनों पर विचार कीजिए। देखो एक कमेटी पूछी है, SC/ST कमेटी है, और इस कमेटी के बारे में आपसे पूछ रहा है कि इस कमेटी के बारे में आप बताओ। जनरली क्या है, ये सवाल आप कर सकते हो। बेसिकली देखो, आपने बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा, लेकिन आप लोगों ने अगर कमेटी के बारे में पढ़ा है, कमेटी में कितने मेंबर होते हैं, उसी सवाल आपका टूट जाएगा। देखो सवाल को देखो, इस समिति में सदस्यों को संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित किया जाता है, ये बात करेक्ट है। तथापि राज्यसभा के सभापति द्वारा इसका समिति का अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। यहीं पे गलत हो गया। ये आपने जनरली पढ़ा है कि SC/ST कमेटी का जो मेंबर अध्यक्ष है ना, उसको लोकसभा का अध्यक्ष नियुक्त करता है। और वैसे भी जनरली जितनी भी कमेटीज है ना, ज्यादातर को लोकसभा का अध्यक्ष ही करता है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, गलत हो गया। दूसरा वाला, राज्यसभा द्वारा 20 सदस्य और लोकसभा द्वारा 10 सदस्य होते हैं। अब खुद बताओ, राज्यसभा के सदस्यों की संख्या ज्यादा है या लोकसभा की ज्यादा है? आंसर है सर, लोकसभा की ज्यादा है। जब लोकसभा के सदस्यों की संख्या ज्यादा है, तो इसने राज्यसभा में 20 कैसे दे दिए? उल्टा लिख दिया ना भाई। आपने मेंबर पढ़े 30 होते हैं, तो ये आपको जनरली पढ़ाया गया 20 लोकसभा से 10 राज्यसभा से, उल्टा हो गया। बड़ी सिंपल बात। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अतिरिक्त कोई मंत्री समिति का सदस्य नहीं के पात्र नहीं है। आपको और स्पष्ट लिखा जाता है कॉपी व नोट्स में कि किसी भी इस समिति का कोई मंत्री सदस्य नहीं होता, यानी मंत्री सदस्य है ही नहीं, तो कोई मिनिस्टर इसका मेंबर हो नहीं सकता, चाहे कोई मंत्री हो। ये भी गलत हो गया, ठीक है। सदस्यों को उनके पद ग्रहण करने की तारीख से 2 वर्ष तक। आप अच्छे से जानते हैं, कोई भी कमेटी हो उसका कार्यकाल ना, स्थायी समिति का कार्यकाल 1 साल होता है। 2 साल तो आपको पढ़ाया नहीं गया, तो बड़ी सिंपल सी बात है, ये भी गलत हो गया। तो इस कमेटी के आप देखेंगे, इसके सारे के सारे आंसर गलत है। चारों कथन सही है नहीं, केवल एक कथन सही है नहीं, कोई भी कथन सही नहीं है। इसका आंसर होगा डी। इसका आंसर क्या होगा आपका? डी इज द करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो ये थे पॉलिटी के सवाल। 1 सवाल, 2 सवाल, 3 सवाल, 4 सवाल और 5 सवाल। इस बार यूपीएससी ने केवल पॉलिटी के 5 सवाल पूछे, लेकिन पांचों के पांचों सवाल बड़े दमदार पूछे। और मुझे ऐसा लगता है किसी बच्चे ने अगर थोड़ी बेसिक्स पढ़े तो सवालों को कर लेगा। देखो ये वाला सवाल है, तो आर्टिकल 13 ना पूरा डिटेल में आप लोग पढ़ते हो, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, लॉ की डेफिनेशन क्या है, लॉ में 13 क्लोज 4 में लॉ में अमेंडमेंट आएगा या नहीं आएगा, और लॉ को डिफाइन किया गया 13 क्लॉज 3 में। आप अच्छे से उसके बारे में पढ़ते हो। हमने डिटेल में इसके बारे में पढ़ाया कि 13(3) है क्या। आसान सवाल है, कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं है, बस कम्युनिकेशन का इसमें गेम है। अगला वाला जो सवाल है ये वाला, ये भी देखो आर्टिकल 393, 394 हम पढ़ते, हो सकता है किसी बच्चे ने ये ना पढ़ा हो, 395 ये तो पता होता है, तो इसे कर सकता है बच्चा। अगला जो सवाल है ना, ये वाला SC/ST के बारे में जो पूछ रहा है ना, ये वाला बच्चा कोई भी कर लेगा कि पहला वाला गलत है, 6ठी अनुसूची के अंदर है। ये वाला हो सकता है कि सब इंडियन, ये वाला जो एग्जाम्सन है ये बच्चों को ना पता हो। जब ये बच्चे को पता है कि गलत है, तो बच्चा इससे सॉल्व कर सकता है। कथन सही है जिसमें 2 सम्मिलित है, ठीक है, कथन सही। जब देखो 2 वाला सम्मिलित है, 2 वाला, तो आप बच्चे से सॉल्व कर सकता है। कैसे करेगा? बिकॉज उसको इस दोनों में से कोई एक चीज पता होनी चाहिए। ये तो उसको पता है बच्चे को कि 243D है, हाँ या ना। तो ये स्टेटमेंट आपको पता है, ये आपको पता है। अब 1 और 3 आप जानते हैं, तो 1 और 3 आप जानते हैं, तो बड़ी सिंपल सी बात है। 2 कथन सही जिसमें 1 गलत है, ये वाला गलत हो गया, केवल 1 कथन सही, यह पता चल गया आपको। तो आंसर ऐसे इसका भी आप निकाल सकते हैं एलिमिनेटर मेथड के माध्यम से, निकल जाएगा आंसर इसका। अगला वाला देखेंगे 48 का, तो यहां आप देखोगे सिंपल है, ये सवाल सिंपल है, बहुत सिंपल। ये वाला जो सवाल है ना, ये भी सवाल कोई बहुत टफ नहीं है, बिकॉज सब बच्चे पढ़ते हैं कि SC/ST कमेटी में सदस्यों की संख्या 30 है। ये आपको पता है, ये आप निकाल लेते हो, 30 है, ये आप जानते हो, और ये भी बच्चे जानते हैं कि कार्यकाल 1 साल का होता है। इससे ये सवाल भी टूट ही जाएगा। तो इस प्रकार से 5 सवाल आए। मेरे प्यारे बच्चों, जुड़े रहिए हमारे साथ, ज्वाइन करो हमारा यूट्यूब चैनल, और मेरे प्यारे विद्यार्थियों टेलीग्राम पर जुड़ जाओ मेरे साथ, और ऐसे पॉलिटी के सवाल आपके बीच में लेके आता रहूंगा। बहुत ही आसान सवाल थे, कोई बहुत टफ नहीं थे। जय हिंद दोस्तों।